आज के इस गहन विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आज हमारे सामने जो ऐतिहासिक स्रोत और दस्तावेज है ना, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से लेकर 1947 तक के सफर को बिल्कुल खोल कर रख देते हैं। ये एक बहुत ही विशाल विषय है। बिल्कुल। और आज का हमारा उद्देश्य सिर्फ तारीखें या नाम रटना नहीं है। सही कहा। बल्कि ये समझना है कि कैसे मात्र 72 लोगों की एक छोटी सी बैठक ने धीरे धीरे एक ऐसे विशाल आंदोलन का रूप ले लिया जिसने पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास ही बदल दिया। ये सच में एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी परतें हटाई जाए ना, उतनी नई रणनीतियां सामने आती हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो स्पष्ट करते हैं कि यह सफर कोई एक सीधी रेखा में नहीं चला। इसमें वैचारिक टकराव थे, बिल्कुल, रणनीतिक बदलाव थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक संस्था के अपने स्वरूप को लगातार विकसित करने की कहानी है। हमारा प्रयास आज इन दस्तावेजों का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण करना रहेगा। चलिए फिर इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सीधे 1885 के उस दौर में चलते हैं। जी। दस्तावेजों में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, जब ये संस्था बनी तो इसके शुरुआती उद्देश्यों में से एक था भारत और ब्रिटेन के मध्य संबंधों को मधुर बनाना। ये थोड़ा मतलब ये तथ्य पहली बार में थोड़ा अटपटा लग सकता है कि जो मंच आगे चलकर आजादी की लड़ाई लड़ने वाला था, वो शुरुआत में ब्रिटिश सत्ता के साथ संबंध सुधारने की बात कर रहा था। देखिए, यहीं पर ना ऐतिहासिक संदर्भ को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा। अगर हम 1885 के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो रातों रात कोई बड़ी क्रांति संभव नहीं थी। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने बिल्कुल चरम पर था। दस्तावेजों से ये साफ झलकता है कि शुरुआती नेताओं की जो रणनीति थी वो सीधे टकराव की नहीं थी। तो फिर क्या थी? वो एक सुरक्षित राजनीतिक मंच तैयार करना चाहते थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, जी, एओ ह्यूम, हाँ, उनका संस्थापक होना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। ये एक ऐसा कदम था जिससे ब्रिटिश सरकार तुरंत इस नवजात संस्था को कुचल न दे। ओहो, तो मतलब ये एक बहुत ही सोची समझी शुरुआत थी। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ था। जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। हाँ, और उसमें सिर्फ 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आज के नजरिए से देखें तो 72 लोगों की संख्या बहुत ही मामूली लग सकती है। लेकिन 19वीं सदी के अंत में, जब संचार और यातायात के साधन बेहद सीमित थे, तब पूरे उपमहाद्वीप से 72 प्रभावशाली लोगों का एक जगह इकट्ठा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। ये बात तो है। और स्रोत बताते हैं कि इनके शुरुआती लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट और बुनियादी थे। पहला लक्ष्य था देश हित में काम करने वालों के बीच संपर्क और मित्रता स्थापित करना। और दूसरा था धर्म, वंश और प्रांत के मतभेदों को मिटाकर एक राष्ट्रीय एकता की भावना को आकार देना। दस्तावेजों में एक और दिलचस्प मांग का जिक्र है। कौन सी? ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा का भारत में आयोजन करवाना। मुझे लग रहा है कि ये मांग सिर्फ सरकारी नौकरी पाने तक सीमित नहीं रही होगी। सही कहा ना? बिल्कुल सही पकड़ रही हैं आप। ये सिर्फ रोजगार का मुद्दा था ही नहीं, ये प्रशासन में हिस्सेदारी मांगने का पहला व्यवस्थित प्रयास था। मतलब सत्ता में भागीदारी। एग्जैक्टली। उस समय नीतियां ब्रिटिश अधिकारी बनाते थे जो भारतीय जमीनी हकीकत से कोसों दूर थे। ICS परीक्षा भारत में कराने की मांग का सीधा अर्थ था कि भारतीय लोग अपने ही देश के प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे। यानी ये सत्ता के ढांचे में अंदर से सेंध लगाने की एक बहुत ही सधी हुई शुरुआत थी। बिल्कुल। ये स्पष्ट होता है कि वे नींव बहुत सावधानी से रख लेते। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये जो एलीट क्लब वाली छवि थी ना, ये बहुत जल्दी बदलने लगी थी। जी। स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि 1886 के कलकत्ता अधिवेशन तक आते आते प्रतिनिधियों की संख्या 436 हो गई। एक बड़ा उछाल। हाँ, पर इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात 1887 से 1891 के बीच का कालखंड है। इस दौरान जिस तरह की विविधता इस मंच पर दिखी,
वो रणनीति के लिहाज से बहुत गहरी लगती है मुझे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यह कालखंड संस्था के स्वरूप को सही मायनों में राष्ट्रीय बनाने का सबसे महत्वपूर्ण चरण था। वो कैसे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार लगातार यह प्रचारित कर रही थी कि यह मंच केवल कुछ मुट्ठी भर शहरी उच्च वर्गीय हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है। हाँ, जिसे वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहते थे। एग्जैक्टली। इस दुष्प्रचार को तोड़ने के लिए बहुत ही सचेत रूप से कदम उठाए गए थे। ये बात दस्तावेजों में दर्ज अध्यक्षों के चयन से साफ समझ में आती है। जी। जैसे 1887 के मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। बिल्कुल। और 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले के रूप में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष को चुना गया। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ धर्म या क्षेत्र ही नहीं, भाषाओं का भी रणनीतिक उपयोग हुआ। वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। मद्रास में पहली बार तमिल में भाषण हुआ और इलाहाबाद में पहली बार हिंदी में। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को ये संदेश दे रहे थे कि यह मंच किसी एक धर्म, एक भाषा या एक क्षेत्र का नहीं है। और जॉर्ज यूले को अध्यक्ष बनाना ये भी दर्शाता है कि उनकी लड़ाई ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ थी। एक बहुत ही बारीक फर्क है ये। जी। और बात सिर्फ धर्म या भाषा तक नहीं रुकी। 1889 के बॉम्बे अधिवेशन में पहली बार महिलाओं की भागीदारी हुई। और 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली द्वारा मंच को संबोधित किया जाना। बिल्कुल। उस दौर के समाज के हिसाब से देखा जाए तो ये एक भारी क्रांतिकारी कदम था। तो ये कहा जा सकता है कि ये विविधता कोई संयोग नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक ढाल थी। सही कहा। ताकि कोई इस मंच की व्यापकता पर उंगली न उठा सके। शायद इसी अखिल भारतीय स्वरूप के स्थापित होने का ही परिणाम था कि 1891 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार इसके नाम में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। और पता है, एक बार जब ये राष्ट्रीय स्वरूप तय हो गया ना, तो फिर संवाद का तरीका भी बदलने लगा। बिल्कुल। अब अगर हम 1896 से 1911 के दौर पर नजर डालें तो चर्चा केवल प्रशासनिक सुधारों से आगे बढ़कर सांस्कृतिक और आर्थिक चेतना तक पहुंचती हुई दिखती है। जैसे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम का गान किया। जी। और फिर 1911 में कलकत्ता में ही पहली बार जनगण मन गाया गया। ये जो घटनाक्रम है ना, ये केवल सांस्कृतिक प्रतीक नहीं थे, तो फिर बल्कि ये एक साझा राष्ट्रीय भावना को जगाने का बहुत मजबूत प्रयास थे। जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए ये बेहद आवश्यक थे। लेकिन इसी दौर में जो सबसे बड़ा वैचारिक भूचाल आया वो आर्थिक मोर्चे पर था। वो दादा भाई नौरोजी वाला सिद्धांत। बिल्कुल। 1896 के उसी अधिवेशन में जहां वंदे मातरम गाया गया था, दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जी। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, ये राजनीति की पूरी दिशा बदलने वाला कदम था। इस ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत ने किस तरह से आंदोलन की दिशा बदली, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, इससे पहले तक मांगे ये होती थी कि ब्रिटिश सरकार भारत में बेहतर प्रशासन दे, कुछ सुधार करे। हाँ, मतलब रियायतें दे। जी। लेकिन नौरोजी के सिद्धांत ने तो पूरे ब्रिटिश राज की नैतिक और तार्किक नींव पर ही हमला कर दिया। कैसे? इस सिद्धांत ने तार्किक आंकड़ों के साथ साबित किया कि भारत की जो गरीबी है वो कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि वो ब्रिटिश नीतियों का सीधा परिणाम है, जो भारत का पैसा और संसाधन चूस कर ब्रिटेन भेज रही हैं। ओहो, मतलब पूरी कहानी ही पलट दी। बिल्कुल। इसने संवाद को हमें कुछ अधिकार दीजिए से बदलकर आप हमारा शोषण कर रहे हैं में तब्दील कर दिया। ये तो एक तरह से सीधे तौर पर साम्राज्य की वैधता को चुनौती देना था। सही कहा आपने। और इसी उथल पुथल के बीच स्रोत बताते हैं कि 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में एक बहुत ही शांत तरीके से एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश होता है जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। आप महात्मा गांधी की बात कर रही है ना? जी, महात्मा गांधी ने पहली बार इसी अधिवेशन में हिस्सा लिया था। वो एक बहुत ही प्रारंभिक झलक थी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि वो व्यक्ति आने वाले दशकों में इस पूरी संस्था और देश का बिल्कुल केंद्र बिंदु बन जाएगा। बिल्कुल। और जैसे जैसे ये आर्थिक शोषण की समझ बढ़ी, वैसे वैसे अंदरूनी मतभेद भी सतह पर आने लगे। ये स्वाभाविक था। 1905 से 1917 का समय स्पष्ट रूप से विचारधाराओं के टकराव का समय दिखता है। जी। 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बंग भंग यानी बंगाल विभाजन की कड़ी निंदा की गई। इसी समय लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। और फिर 1906 का साल आया। हाँ,
1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज को मुख्य लक्ष्य घोषित कर दिया गया। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। यहाँ लक्ष्य तो बड़ा हो गया था, स्वराज यानी अपना राज, लेकिन इस स्वराज को पाने का तरीका क्या हो, इस पर संस्था के भीतर एक गंभीर वैचारिक दरार पड़ चुकी थी। अच्छा जी, एक तरफ वो तबका था जो संवैधानिक तरीके, याचिकाओं और क्रमिक सुधारों में विश्वास रखता था, मतलब जो शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहते थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो युवा और आक्रामक तबका था जिसका मानना था कि ब्रिटिश सरकार याचिकाओं से नहीं बल्कि सीधे विरोध, बहिष्कार और जन आंदोलन से झुकेगी। जहां संस्था नरम दल और गरम दल में बट गई। ये तो एक तरह से उस पूरी एकता के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा जो पिछले 20 सालों में बनाई गई थी। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक संकट था। विभाजन से ब्रिटिश सरकार को ये कहने का मौका मिल गया कि भाई ये लोग तो आपस में ही एकमत नहीं है। सही बात है। लेकिन किसी भी बड़े राजनीतिक आंदोलन में ऐसे वैचारिक मंथन का होना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि विभाजन हुआ, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि संस्था ने इस झटके से उभरने का रास्ता कैसे निकाला। और वो रास्ता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में निकला, जहां अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। जी, दस्तावेजों में इसे एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना गया है, क्योंकि यहाँ न केवल नरम और गरम दल वापस एक साथ आए, बल्कि मुस्लिम लीग के साथ भी ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। 1916 का यह समझौता एक बहुत ही व्यवहारिक राजनीतिक कदम था। वो कैसे? था कि विभाजित रहकर वो इतने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से कोई भी बड़ी रियायत नहीं ले सकते। एकता में ही बल है। और इसी एकजुटता का असर 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में देखने को मिलता है। जी, जहां एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया। और सबसे बड़ी बात, इसी अधिवेशन में पहली बार एक आधिकारिक तिरंगे झंडे को अपनाया गया। ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। बिल्कुल। अब आंदोलन के पास एक स्पष्ट लक्ष्य था, एक एकजुट नेतृत्व था और एक ध्वज था जिसके नीचे पूरे देश को इकट्ठा किया जा सकता था। और इसके बाद का जो दौर शुरू होता है ना, वो वकीलों और पढ़े लिखे वर्ग के बंद कमरों से निकलकर भारत के आम गांवों और सड़कों तक पहुंचने का दौर है। और जब भी हम जन आंदोलन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी का नाम सबसे ऊपर आता है। बिल्कुल आता है। लेकिन स्रोत एक बहुत ही अचंभित करने वाला तथ्य सामने रखते हैं। क्या? अपने पूरे राजनीतिक जीवन में महात्मा गांधी केवल एक ही बार अध्यक्ष बने थे। जी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। हाँ, ये सच में हैरान करता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर पूरा एक युग है, वो केवल एक बार अध्यक्ष रहा। ये तथ्य इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि राजनीति में किसी संस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ने के लिए हर समय शीर्ष पद पर बैठे रहना जरूरी नहीं है। बहुत गहरी बात है ये। गांधी जी का जो मॉडल था वो सत्ता या पद का नहीं बल्कि वैचारिक नेतृत्व का था। जी, उनके प्रभाव को 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में देखा जा सकता है, जहां कार्यकर्ताओं के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। अच्छा, सिर्फ कपड़े का नियम नहीं, यह सिर्फ एक परिधान का नियम नहीं था, बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता को राजनीतिक आंदोलन के बिल्कुल केंद्र में लाने का एक तरीका था। ये एक पूरा आर्थिक और सामाजिक संदेश था। बिल्कुल। गांधी जी के अध्यक्ष बनने के ठीक अगले साल 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जी, इस अधिवेशन में 2 और महत्वपूर्ण फैसले हुए। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग करने की वकालत की गई और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का गान हुआ। ये सब इंगित करता है कि आंदोलन अब पूरी तरह से आम हिंदुस्तानी की भाषा और भावनाओं से जुड़ रहा था। और इसी जमीनी जुड़ाव ने उस ऐतिहासिक क्षण की पृष्ठभूमि तैयार की जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में आया। जी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। जी, जहां पहली बार पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आजादी का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया। अब सोचिए, 1885 में ब्रिटिश प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी मांगने से लेकर 1929 में पूरी तरह से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की मांग तक का ये सफर एक कितनी गहरी राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात सिर्फ सत्ता छीनने तक नहीं रुकी। जी, पूर्ण स्वराज की इस मांग के ठीक बाद 1931 का कराची अधिवेशन आता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। ये बहुत अहम अधिवेशन है। बिल्कुल, शायद आधुनिक नजरिए से सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि यहाँ मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव लाया गया था। यह सोचना बहुत ही दिलचस्प है कि जब उनके पास खुद के देश की सत्ता नहीं थी, कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी,
तब वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वे सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालने की योजना नहीं बना रहे थे, वो एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण की पूरी रूपरेखा बना रहे थे। ओहो, भविष्य की तैयारी। बिल्कुल। 1931 का ये मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव एक तरह से स्वतंत्र भारत के भविष्य के संविधान का पहला मसौदा था। ये जनता को ये बताने का तरीका था कि जिस आजाद भारत के लिए वे लड़ रहे हैं वो कैसा दिखेगा और उसमें एक आम इंसान की क्या हैसियत होगी। और आम इंसान तक पहुंचने की इसी कड़ी में 1937 का फैजपुर अधिवेशन बहुत खास हो जाता है। जी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। हाँ, और ये पहली बार था जब कोई राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन किसी शहर में नहीं बल्कि एक गांव में आयोजित हुआ। वहां मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम का प्रस्ताव लाया गया। यह इस बात का अंतिम प्रमाण था कि संस्था अब पूरी तरह से ग्रामीण भारत की जड़ों तक पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक और रणनीतिक छलांग थी, लेकिन जैसे जैसे आज़ादी का समय करीब आ रहा था ना, इस विशाल हो चुकी संस्था के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी परीक्षा भी होने वाली थी। बिल्कुल। दस्तावेजों में आता है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में अध्यक्ष चुने गए, जहां राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई। जी। लेकिन असली चुनौती 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सामने आई। त्रिपुरी संकट। दस्तावेजों के अनुसार यहां पहली बार अध्यक्ष पद के लिए सीधा मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत भी गए, लेकिन बाद में वैचारिक मतभेदों के चलते उन्हें अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। कई लोग इसे महज एक आपसी विवाद के रूप में देखते हैं। देखिए, इसे केवल एक विवाद के तौर पर देखना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। वो कैसे? अगर गहराई में जाकर देखें तो ये एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक परीक्षा थी। एक संस्था जो करोड़ों लोगों का नेतृत्व कर रही थी, वो आंतरिक असहमति और भारी वैचारिक मतभेदों को कैसे सुलझाती है, ये उसका परीक्षण था। जी। चुनाव होना, हार जीत होना और संकट के समय बिना बिखरे एक संवैधानिक तरीके से नए अध्यक्ष का चुनाव करना, ये दर्शाता है कि संस्था के भीतर एक बहुत ही मजबूत संगठनात्मक और लोकतांत्रिक ढांचा काम कर रहा था। बहुत सही पॉइंट है ये। इसके बाद का जो समय था वो विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन की उथल-पुथल का समय था। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक, यानी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, क्योंकि उन मुश्किल वर्षों में कोई नियमित अधिवेशन नहीं हो पाया। जी। और अंततः 1946 का मेरठ अधिवेशन आता है, जहां जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने। और जब 1947 में भारत ने अंततः स्वतंत्रता की सांस ली, तब कृपलानी ही इस ऐतिहासिक पद का दायित्व संभाल रहे थे। 1946 और 1947 का यह समय उस लंबी यात्रा की परिणति था। तो उन 72 लोगों ने जो राजनीतिक नींव रखी थी, वो अब एक स्वतंत्र राष्ट्र का रूप ले चुकी थी। तो 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के एक हॉल में बैठे 72 लोगों से लेकर 1947 में एक पूरे उपमहाद्वीप की नियति तय करने तक का ये पूरा घटनाक्रम हमारे सामने है। जी। आज के समय में हमारे सुनने वालों के लिए इस लंबे और जटिल इतिहास को समझना क्यों जरूरी है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। ये इतिहास हमें यह सिखाता है कि बड़े बदलाव कभी रातों रात नहीं आते। धैर्य चाहिए होता है। बिल्कुल। संस्थाओं का निर्माण और उन्हें प्रासंगिक बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है। इस संस्था ने अलग अलग विचारधाराओं को एक साथ रखा, समय के साथ अपनी रणनीतियां बदली, कभी संवैधानिक सुधार मांगे, कभी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, तो कभी असहयोग किया। और सबसे बड़ी बात, ये लगातार समाज के नए वर्गों जैसे महिलाओं, किसानों और भाषाई समूहों को अपने साथ जोड़ती रही। यही वो रणनीतिक लचीलापन है जो किसी भी विचार को ऐतिहासिक सफलता दिलाता है। ये सच में एक ऐसा सफर है जो ये बताता है कि धैर्य और निरंतरता मिलकर किसी भी मजबूत से मजबूत साम्राज्य को झुका सकते हैं। बिल्कुल सही। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हमारे श्रोताओं को ध्यान देना चाहिए। जी, बताइए। हम अक्सर सोचते हैं कि 1947 के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में खुद को कैसे इतनी सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया, जबकि उसी समय आज़ाद हुए दुनिया के कई अन्य देश बहुत जल्दी तानाशाही या सैन्य शासन का शिकार हो गए। ये एक बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक सवाल है, और शायद इसका जवाब आज की हमारी इसी चर्चा में छिपा है।
1939 के त्रिपुरी संकट में हुआ खुला मतदान हो, या हर साल नए अध्यक्ष का लोकतांत्रिक चुनाव, या फिर 1931 में बिना किसी सत्ता के मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट तैयार करना, जी, क्या ये संभव नहीं है कि ब्रिटिश सत्ता से लड़ने के साथ साथ ये संस्था पिछले 60 वर्षों से अपने ही भीतर चुनाव कराने, संकटों का लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकालने और एक मिनी रिपब्लिक यानी एक छोटे गणराज्य को चलाने का रिहर्सल कर रही थी? बहुत गहरा विचार है। इस नजरिए से सोचिएगा कि हमारे देश का आज का ये मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा सिर्फ अंग्रेजों की देन नहीं है, बल्कि ये उन दशकों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रैक्टिस का ही परिणाम है जो 1885 से शुरू हो गई थी। ये सच में एक विचार करने योग्य पहलू है जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल देता है। बिल्कुल। तो इस ऐतिहासिक और विस्तृत गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। उम्मीद है कि इन पुराने दस्तावेजों और घटनाओं को देखने का आपको एक नया, अधिक तार्किक और रणनीतिक नजरिया मिला होगा। सीखते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए।